बंगाल की खाड़ी में आने वाले यास चक्रवात को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों, आपदा प्रबंधन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए। दूरसंचार मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक में अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। हालांकि तूफान को लेकर तटीय इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम पर चर्चा की गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई 12वीं क्लास में मुख्य विषयों की परीक्षा लेने पर विचार हुआ। मीटिंग में शिक्षा मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान यास में बदलने की संभावना है और उसके 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पहुंचने का अनुमान है। बंगाल सरकार ने यास के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात का जायजा लेने के लिए खुद नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगी। अधिकारियों ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी। ताउते तूफान के दौरान मुंबई में लापता हुए बार्ज P305 का पता चल गया है। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि बार्ज 305 समुद्र तल में मिला है, जिसे आईएनएस मकर ने एडवांस साइड स्कैन सोनार के जरिए ढूंढा। वहीं बार्ज P305 और तुगवर्प्रदा के बचे हुए सदस्यों की तलाश जारी है। बता दें कि बार्ज P305 पर तेल ड्रिलिंग के रखरखाव के काम में लगे कर्मी थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वे राजनीति क्यों कर रही हैं। शुरुआत में कोवैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा गया। अब असरदार कोवैक्सीन के लिए एक नया शब्द ट्रैवल बैन जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में ताउते से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जवाब दिया। प्रभावित इलाकों में दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे ने कोंकण क्षेत्र के दौरे में सीधे सीधे विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जमीनी तौर पर हालात का जायजा तो ले रहा था, न कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वेक्षण कर रहा था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात हुए हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। वांटेड ओलंपियन सुशील पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने सुशील कुमार के साथ उसके साथी अजय को भी अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब हरियाणा पुलिस के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दोनों पर एक उभरते पहलवान की हत्या के आरोप में सुशील कुमार फरार चल रहे थे। एम्स के एक सीनियर न्यूरोसर्जन का दावा है कि कोरोना के इलाज के 6 सप्ताह के अंदर मरीजों को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके संक्रमण के सबसे अहम कारणों में बेकाबू डायबिटीज, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, मरीजों का सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लेना है। कोरोना के इलाज में अस्पताल में भर्ती मरीज को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब तक देश में ब्लैक फंगस का मामला केवल आंख और दिमाग में ही देखा गया था, लेकिन अब दिल्ली के 2 मरीजों की छोटी आंत में भी ब्लैक फंगस के संक्रमण का मामला सामने आया है। दोनों का इलाज सर गंगाराम अस्पताल में जारी है। दोनों को कोरोना का संक्रमण हुआ था। हालांकि इनमें से एक को ही स्टेरॉइड्स भी दिए गए थे। बिहार सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ऐसा करने वाला बिहार 13वां राज्य बन गया है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत इस बीमारी को महामारी घोषित करने का नोटिफिकेशन शनिवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया। बिहार में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की संख्या 91 पहुंच गई है। पटना एम्स में 24 घंटे में 40 संदिग्ध मामले सामने आए। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने इसके तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब सूबे में महामारी के प्रोटोकॉल के तहत ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज होगा। उधर कोविड की समीक्षा करने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने ब्लैक फंगस की दवाई के बारे में जानकारी दी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त शीशियां अलॉट की हैं। वायल्स का आवंटन कुल मरीजों की संख्या के आधार पर किया गया है, जो देश में लगभग 8,848 है। ये एंटी फंगल दवा ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वैक्सीन की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के दौरान वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी और सरकारी ऑफिस में इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक सरकारी और निजी ऑफिस में एम्प्लॉय के साथ उसके परिवार वालों को भी टीका लग सकेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए कंपनियां अस्पतालों के जरिए सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकेंगी।
देश भर में कोरोना पॉजिटिव केस का ग्राफ गिरा है, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। 24 घंटे में 2,57,000 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 4,194 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। देश में कुल वैक्सीनेशन 19 करोड़ के पार पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ताउते चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसमें मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद के लिए वो प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन इस बीच बिहार सरकार लॉकडाउन 3 की तैयारी में जुटी हुई है। इस बार लॉकडाउन में कुछ भी छूट मिलेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। वहां के हालातों को लेकर रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण घटने का सिलसिला जारी रहा तो 31 मई के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली में 24 घंटे में 2,260 नए मरीज मिले और 182 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 6,453 मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि ब्लैक फंगस के लिए उपयोग आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है। 5 अतिरिक्त मैन्युफैक्चरर्स का लाइसेंस दिलाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक 18 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है, जिनमें लगभग सभी राज्यों में पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 5% से 15% पॉजिटिविटी वाले 14 राज्य हैं। 4 राज्यों में 5% से कम पॉजिटिविटी है। इटावा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले हम चिन्हित कर रहे हैं कि 10 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन की डोज देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 62 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि बहुत से लोग वैक्सीन को बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बताते थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन निःशुल्क दी जानी चाहिए। हमारा प्रयास है कि 30 मई तक कोरोना नियंत्रण में आ जाए और जून में हम वैक्सीन में तेजी लाएंगे। दिल्ली में 18+ का टीकाकरण रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की जितनी डोज भेजी थी वो खत्म हो गई है। इसके कारण कई वैक्सीन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में युवाओं के वैक्सीनेशन के कुछ सेंटर बंद करने पड़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है। इस बारे में केंद्र सरकार को भी कई बार सूचित किया गया। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी को 4 सुझाव भी दिए हैं। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। इस बीच कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है। भारत में बनी स्वदेशी कोरोना कोवैक्सीन लगवाई है अगर आपने, तो ये खबर आपके लिए ही है। ये वैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल नहीं है, इसलिए इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है। WHO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार भारत बायोटेक ने इच्छा जाहिर की है, लेकिन WHO की तरफ से अधिक जानकारी की जरूरत बताई गई है। उनके अनुसार प्री सबमिशन मीटिंग मई-जून में प्लान की गई है, जिसके बाद फर्म की तरफ से डोजियर सबमिट किया जाएगा, जिसकी समीक्षा के बाद WHO की तरफ से वैक्सीन को शामिल करने का फैसला किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 67 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 34,68,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 79 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 56 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,65,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,736 नई मौत से अब तक 2,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,54,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 26,133 नए मामलों से कुल आंकड़ा 55,53,000 को पार कर गया है। राज्य में 682 मौत से अब तक 87,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया है। राज्य में 40,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 3,440 और मुंबई में 1,283 नए केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 6वीं बार लॉकडाउन बढ़ाया। इसके पहले 17 मई को सरकार ने 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी किया था। नई गाइडलाइन में बाजार खुलने पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4,328 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 70,540 के पार पहुंच गया है। वहीं 103 मरीजों की मौत से अब तक 12,494 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,631 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,62,000 को पार कर गया है। रायपुर से 260 और दुर्ग में 140 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 3,844 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,60,000 को पार कर गया। प्रदेश में 89 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,483 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,327 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं इंदौर में 863 और भोपाल में 649 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद पहुंचे। सीएम शिवराज ने कलेक्ट्रेट में कोरोना को लेकर नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने संभाग के सभी जिलों में कोरोना नियंत्रण के उपायों पर समीक्षा की। वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ सीएम ने विस्तार से चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदेशों में बसे मध्य प्रदेश के निवासियों से बात की। उन्होंने कोरोना नियंत्रण में फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप के योगदान को सराहा। सीएम ने कहा कि एनआरआई की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। जबलपुर में सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोघा के बेटे हरकरण का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। हरकरण नकली रेमडेसिविर मामले में फरार चल रहा है। एसआईटी की टीमें हरकरण की तलाश में लगातार जुटी हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर फिर से सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा, मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड साझा कर मुझे गलत साबित करके दिखाएं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी को सर्टिफिकेट बांटे। साथ ही लैपटॉप की राशि भी खाते में ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए फैसला लिया गया है। अब स्टूडेंट घर बैठे एग्जाम दे सकेंगे। छात्रों को आंसर शीट 5 दिन में केंद्र में जमा करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में ट्रैवल संचालक से 7.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 2 अज्ञात बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। ट्रैवल संचालक पर चाकू अड़ाकर आरोपी उसके पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल डीजल के रेट में वृद्धि का दौर जारी है। 1 महीने में पेट्रोल के दाम 14 बार बढ़ाए गए। राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 31 पैसे पहुंच गई। डीजल भी 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 90 रुपए के पार पहुंच गया। देश के कई राज्यों में तो पेट्रोल का दाम 100 के पार पहुंच गया है। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन में निकले कलेक्टर पर गाज गिर गई है। उनका युवक को थप्पड़ मारते हुए और मोबाइल तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं काम की वजह से निकलने वालों को भी उन्होंने उठक बैठक कराई थी। इस घटना की जिले के अलावा प्रदेश के लोगों ने काफी निंदा की थी। हालांकि कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इस पर माफी मांगी थी। युवक को थप्पड़ मारते हुए उसका मोबाइल तोड़ने की घटना ने तुल पकड़ लिया है। घटना की निंदा होने के बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। आवेश में आकर हाथ उठाया, जिसके लिए माफी मांगता हूं। युवक से मारपीट के वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा ने माफी मांग ली थी। वहीं आईएएस एसोसिएशन ने भी कलेक्टर के व्यवहार की निंदा की। लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर ने युवक को थप्पड़ मार दिया था। वहीं कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड करने लगी। सूरजपुर में कलेक्टर के युवक को थप्पड़ मारने के वायरल वीडियो के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को हटा दिया। सीएम ने ट्वीट कर इस मामले में निर्देश जारी किए। उन्होंने लिखा, रणवीर शर्मा के दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया। उनका व्यवहार दुखद और निंदनीय है। प्रदेश में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उनकी जगह गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर का नया कलेक्टर बनाया गया। रणवीर शर्मा को संयुक्त सचिव मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कलेक्टर को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन में युवक को मारने के बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा चर्चा में आए थे। सूरजपुर में कलेक्टर के अस्पताल से लौट रहे युवक से मारपीट की घटना से लोगों में आक्रोश देखा गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अधिकारियों पर लॉकडाउन में प्रेशर रहने की बात भी कही। हालांकि कलेक्टर की माफी मांगने के बाद भी उन्हें हटा दिया। जशपुर जिले में प्रशासन और जन सहयोग से कोरोना संक्रमितों की संख्या घट गई है। कलेक्टर महादेव कामरे ने बताया कि अब रोज 300 से कम केस मिल रहे हैं। जिले के जैन परिवार ने मरीजों को भोजन के साथ दवा देकर मिसाल पेश की है। कुनकुरी के विजय प्रसाद गुप्ता ने पुजारियों को राशन सामग्री मुहैया कराई। पत्थलगांव कुनकुरी में जन सहयोग से कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिली है।
इंदौर में जिला प्रशासन 1 जून से लॉकडाउन में रियायत देने की तैयारी में है। कलेक्टर मनीष सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ वार्डवार बनाई गई आपदा प्रबंधन समितियों के साथ बैठक की। इस दौरान इलाके के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी मौजूद रहे। सभी ने अगले 8 दिन शहर में कोरोना संक्रमण की दर रोकने के उपायों पर चर्चा की। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वार्ड क्रमांक 14 में स्थित एक बांध में मछली मारने लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। इसमें संबंधित लोगों पर कार्रवाई की भी मांग उठने लगी है। दरअसल अभी जिले में 31 मई तक पूर्ण लॉकडाउन है। नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेसी नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने लिखित में कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। पेंड्रा में 112 एम्बुलेंस में ही महिला ने एक बच्चे को सुरक्षित जन्म दिया। ललाती गांव में 112 की महिला को प्रसव पीड़ा की सूचना मिली थी। तभी 112 में हॉस्पिटल ले जाते समय प्रसव पीड़ा बढ़ी और 112 के कर्मचारियों और परिजनों की मदद से महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। शहरों में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट खाली नहीं मिलने से शहर के लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर रहने लगे हैं। बता दें कि बालाघाट के साले टेका के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए कारों की भीड़ देखने को मिली। लोग शहरों से यहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे। बिलासपुर के अनुराग तिवारी फ्री टैक्सी और एम्बुलेंस सर्विस देकर कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि उनके पास 12 गाड़ियां हैं, जिसमें से 3 गाड़ियों को उन्होंने सिर्फ मदद के लिए लगा दिया है, जबकि बाकी बची गाड़ियों को टैक्सी सर्विस में लगाकर उसके मुनाफे का 20% हिस्सा जरूरतमंदों के लिए जमा करते हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्तमान कोरोना काल के साथ ही तीसरे वेव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसकी निगरानी स्वास्थ्य मंत्री खुद कर रहे हैं। इसी कड़ी में 190 जंबो सिलेंडर अस्पताल पहुंचे, जिसका उपयोग नए बन रहे कोविड वार्ड के साथ ऑक्सीजन बेड में होगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं, जिसके दूसरे दिन उन्होंने नगर के गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की। दतिया पुलिस भी इन दिनों मानवीय संवेदना के तहत गरीब और जरूरतमंदों को निरंतर राशन सामग्री उपलब्ध करा रही है। इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। पॉजिटिविटी रेट गिरकर अब 6% रह गई है, जबकि छत्तीसगढ़ का औसत 8% है, जो कि एक महीने पहले 32% था। मरीजों की मौत के आंकड़े भी बीते सप्ताह में सबसे कम दिखाई दिए। यहाँ मौतों का आंकड़ा घटकर 3% तक सीमित रह गया। बलरामपुर के यूपी सरहद पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 300 मजदूर बस में सवार होकर पहुंचे, जहां पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सभी मजदूरों का कोविड टेस्ट कराया और एंटीजन में सभी की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी 300 मजदूरों को खाना खिलाया। इसके बाद उन्हें बस में सवार करके रवाना कर दिया। लॉकडाउन में कालाबाजारी करने के लिए बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रखी गई बड़ी मात्रा में दवाइयों को कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जब्त दवाइयों की कीमत लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास है। इंदौर में प्रशासन ने शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों पर सख्त पाबंदी लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी शादी समारोह जैसे आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में खजराना पुलिस ने गुरु नानक नगर में चल रही शादी कार्यक्रम में पहुंचकर जमकर कार्रवाई की। साथ ही दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर आ चुकी है। एक दिन में आने वाले नए केस की संख्या घटकर अब 4 से 5 हजार के बीच रह गई है, लेकिन अभी से तीसरी लहर की चुनौतियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे उम्र के बच्चे हैं। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पहली लहर में 5% बच्चे और दूसरी लहर में करीब 8% बच्चे प्रभावित हुए हैं। अनुमान है कि तीसरी लहर में 30% तक बच्चे प्रभावित होंगे। प्रदेश में 14 साल की उम्र तक करीब 60 लाख बच्चे हैं, लिहाजा बड़े पैमाने पर बच्चों के लिए आईसीयू सेटअप तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रायगढ़ में कोरोना से पिछले 50 दिनों में 555 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही 199 लोगों की मौत हुई है। मौतों के आंकड़े सामने आने के बाद सांसद गोमती साय ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। सांसद ने राज्य सरकार की तैयारियों को शून्य बताया। जांजगीर चांपा के कलतरा में रहने वाली 93 वर्षीय परमेश्वरी देवी अग्रवाल ने कोरोना से जंग जीत ली है। बता दें कि बुजुर्ग 9 दिनों तक कोविड केयर सेंटर में थी, जहां डॉक्टर ने इलाज के लिए साथ ही वृद्धा का हौसला बढ़ाया, जिससे स्वस्थ होकर वृद्धा घर वापस लौट गई। सरगुजा में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिनके डिस्चार्ज होते समय डॉक्टर्स ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया, जो जमकर वायरल हो रहा है। बतौली खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 80 वर्षीय फुलबसिया बाई ने कोरोना से जंग जीती।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें खरीफ वर्ष 2020-21 में सरप्लस धान का निराकरण नीलामी के माध्यम से करने पर चर्चा हुई। साथ ही सरप्लस धान के विक्रय के लिए नीलामी से प्राप्त दरों पर भी चर्चा की गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरिया जिले में पदस्थ राजस्व निरीक्षक के तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर 2 महीने के भीतर मामले का निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता 60% विकलांग है, इसलिए तबादला निरस्त किया गया। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को 22 मई को पहली बार वर्चुअल पुरस्कृत किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साह ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 2018-19 और 2019-20 में पदक विजेता 1547 खिलाड़ियों को लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रुपए से सम्मानित किया गया। धार के सरदारपुर सोसाइटी में बनाए गए गेहूं उपार्जन केंद्र पर लगभग 12 से ज्यादा किसानों ने अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल उपार्जन केंद्र में लगभग 15 किसानों की उपज टोकन वेरीफाई होने के बाद भी ढुलाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने सहकारी समिति के मुख्य द्वार पर धरना दिया।